मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनके पास जो कि आप कह लीजिए कि दुनिया की डजन्स ऑफ फेलोशिप्स मौजूद हैं। यूके, यूएसए, सिंगापुर और इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर जो कंट्रीज हैं वहां से ये इन्होंने स्टडी किया, वहां पे इनकी फेलोशिप्स ये करते रहे, पूरी दुनिया घूम चुके हैं। और पाकिस्तान में एक 30 इयर्स तो हो गए इनको काम करते हुए। और जर्नलिस्ट के अगर जर्नलिज्म के हवाले से कहा जाए तो इनका बहुत ही भरपूर एक एक्सपीरियंस है। अच्छा, सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, आप इनसे सियासत पे बात कर लें, आप इनसे सकाफत पे बात कर लें, पॉलिटिक्स हो, इसके अलावा इकोनॉमी हो, फॉरेन अफेयर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट पे जब आप इनसे बात करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनके पास इतनी नॉलेज है हर सब्जेक्ट पर कि हरफन मौला एक कहा जाता है कि जिसके पास हर दुनिया का जो है वो इल्म मौजूद हो। थैंक यू सो मच। साबिर शाह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग माय शो। गुड इवनिंग आलिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप बताइए आप कैसे हैं? और आज हम हर किस्म के मौजूद पर बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, इकोनॉमी पे भी बात करेंगे, फॉरेन अफेयर्स पे भी क्या चल रहा है पाकिस्तान में और बाहर वो भी बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि आजकल आप घर में ही हैं, निकल नहीं रहे कहीं कोविड की वजह से, क्या चल रहा है आपकी तरफ? आलिया, ज़्यादातर तो मैं घर पे ही होता हूँ। मैं निकलता हूँ रात के टाइम, क्योंकि दिन को मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों से होती है, उसको अवॉइड करता हूँ। हमने वैक्सीन लगवा ली है, पता नहीं एंटीबॉडीज बनी है नहीं बनी, लोगों ने लगवाई है नहीं लगवाई, क्या सिचुएशन है। बहरहाल रिस्क तो होता ही है। हम सब सारी दुनिया 8 अरब इंसान रिस्क की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त। अल्लाह के आसरे में हैं सब। हमें नहीं पता कल को वैक्सीन में क्या फॉल्ट निकला है, या उनकी एफिकेसी कितनी बेहतर थी, हमें पता ही नहीं था। ये सारी चीज़ें वक्त जिनको वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल जो डॉक्टर से सुनते हैं उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। और दूसरा, इतनी गर्मी है और बाद में मैं सड़कों पे अपना ब्लड प्रेशर जो है ना उसको हाई नहीं करना चाहता। यहाँ ना कोई इशारों की पाबंदी करता है, यहाँ जल्दी सबको है, नौकरी किसी के पास नहीं है और कारोबार किसी के पास नहीं। और जल्दी पास सबको में है। जल्दी सबको, और कमाल कर रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं उधर से निकल रहे हैं, बदतमीजी, डिटाई, स्टबननेस। आद आद देख रहा हूँ कौम की, गाड़ी के शीशों में बैठकर खुद कलामी भी करता हूँ, बड़ा दुख भी होता है। तो देखिए, अल्लाह करे हुकूमत इसमें कामयाब हो जाए। अभी तो वैक्सीनेशन का जो रेट है वो बहुत कम है, शायद 2% भी नहीं हुआ। लगे हुए हैं। मुझे किसी की नीयत पे शक नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। दुनिया के हिसाब से तो हमारा वैक्सीनेशन का रेट कुछ भी नहीं है। फिर अमवात कम हुई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ कीजिए कि फिर कोई और वेव ना आ जाए। ये बड़े बहुत ही इंट्रीगिंग टाइम्स हैं, मैंने इंटरेस्टिंग तो कह नहीं सकता, तकलीफते टाइम है। अभी हमने सोशलाइजिंग से दूर हुए हैं, पता नहीं कल को कोरोना ख़त्म हो तो सोशलाइजिंग करना कितना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। तो बहुत बहुत मसाइल हैं, टेलीफोन पे दुनिया लगी हुई है, और मेरे जैसा आदमी जो कभी घर में बैठा ही नहीं, बहुत कठिन काम है हर वक्त घर पे बैठना। बड़े सिलेक्टेड लोगों से मिल रहे हैं। ख़तरा मुझे ये है कि अगरचे हुकूमत कह रही है 4% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड है, और एक्सपोर्ट्स जो है $26 अरब तक जाएंगी, इंपोर्ट्स जाएंगी, ये सारी बातें हुकूमत कर तो रही है कि जी करंट अकाउंट सरप्लस है ऐसा कोई $250 मिलियन का। लेकिन अब देखना ये है, लोग इसको डिनाई भी कर रहे हैं कि असल सिचुएशन क्या है। ये उस वक्त ही पता लगेगा जब कोविड के टाइम ज़रा ख़त्म होंगे और कोई नए फिगर्स आएंगे, लोगों की हालत हम देखेंगे। देखिए, इंपोर्ट्स कम कर देना कोई कमाल नहीं होता। जिस मुल्क की इंपोर्ट्स कम हो, इसका ये भी मतलब होता है कि उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, मशीनरी नहीं आ रही, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। ठीक है, रेमिटेंसेस बाय एक्सीडेंट बेहतर हो गई। दुनिया भर में कोरोना था, लोग इतना डर गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हुए, कारोबार बंद हुए, लोगों ने पैसा भेजना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट्स, बहुत हिम्मत की बात है कि हमने उनको बेहतर किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। आलिया, ये सारी चीज़ें हैं जिनको वक्त ही बताएगा हम कहाँ खड़े हैं। फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शायद 2 करोड़ के करीब लोग सब्सिस्टेंस लेवल यानी ख़त गुर्बत से नीचे आ जाएंगे। अब जब ये होगा तो क्राइम बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, सोशल फाइबर मज़ीद टूटेगी, जो कि पहले ही आपको पता बुरी तरह डैमेज्ड है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। ठीक। इधर से अमेरिका बहादुर शोर मचा रहे हैं कि हमें एयर बेसिस दे दें। लगता है ये बेचारे परेशानी में है पाकिस्तानी।
अब बेगर्स आर नॉट चूजर्स, अभी तक तो दी नहीं, फॉरेन ऑफिस भी कह रहा है कि नहीं देंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शाह महमूद जहाज लेके फिर रहे हैं। अब बात यह है कि अपनी उनकी जो पीरी मुरीदी की जो गद्दी का जो झगड़ा है अपने भाई से, मुरीद हुसैन कुरैशी से, वो तो आज तक हल नहीं हुआ 40 साल में। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये फ़लस्तीन का मसला कैसे हल कराएंगे। तो घर के मसले तो पहले हल कर लें। सेकेंडली, सर उनके 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 जो मुरीद हैं वो तो तैयार है ना मसला हल करवाने के लिए। वो कह रहे हैं तो हम तो वहां पे जाके लड़ेंगे और इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे। वो तो ये बोल रहे हैं ना। चाह के लड़ना पड़ता है ना, यहाँ तो नहीं लड़ना पड़ता। यहाँ तो लियाकत बलोच के साहबजादे ने भी पीएचडी कर ली कनाडा से। लोगों के बच्चे उन्होंने जहाज पे अफगानिस्तान भेजे हुए थे और शाम में भेजे हुए थे, तमाम उन इस्लामी मुल्कों में भेजे हुए थे जहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है वो बॉम्बिंग कर रही थी या तबाही मचा रही थी। तो यहाँ तो तजाद बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाहता मैं ज़्यादा तफसील में जाऊँ। ये 2-4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलने से, वही घिसे पिटे जुमले बोलने से फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। ये आज तक नहीं हुआ, ये उसी वक्त होगा। देखिए छोटा सा मुल्क है, 70-80 लाख की आपको आबादी। पता है आपको पता है जब शाह महमूद कुरैशी साहब वहां से वापस आए तो वो लग रहा था पैलेस्टीन है वो फतह करके आ रहे हैं। उनको इतने हार पहनाए हैं सारे पार्लियामेंटेरियंस उनका जो है रिसीव करने के लिए आए हुए थे, इस्तकबाल करने के लिए कि वो आपने देखा ही होगा ना जो एक टीवी एंकर से उनकी बड़ी वो जरा हुआ था तो उसके जी, ऊपर लोगों CNN। ने कहा कि इतना जबरदस्त आपने जवाब दिया। उनको बाकायदा वीडियोस चल रही हैं, वायरल हुई हैं जिसमें उनको हार पहनाए जा रहे हैं। उनको वो आपको पता है ना यहाँ का एक तरीकेकार होता है कि चादर लेके जाते हैं उनको पहनाते। वो हो रहा था यहाँ पे जब वो वापस आए हैं। देखिए तो हमें तो ऐसे लग रहा था कि वो फतह करके आए हैं पैलेस्टीन। बात ये है कि नीयत पे तो शक नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं। इनकी कोशिश से क्या होगा? बात आप गौर से अगर देखें तो जब ये गए हैं तो उस वक़्त तो वो 80% बॉम्बिंग कर चुका था इसराइल। हज़ारों लाशें गिर चुकी थी, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी, मीडिया के दफातर तबाह हो चुके थे और इंसानी बेबसी सड़कों पर नज़र आ रही थी। तो हम तो बेसिकली मलबा उठाने के लिए गए हैं ना कि एम्बुलेंस का रास्ता दे दें, दवाइयाँ आने दें। तो वो पागल हैं आपका रास्ता रोकेंगे? कहेंगे ज़रूर आएँ जी, मलबा उठाएँ, एम्बुलेंस लाएँ, दवाइयाँ लाएँ, डॉक्टर लाएँ, चंद रज़ाकार लाएँ। हम तो डैमेज कर चुके हैं, अब सड़कों पर से ही आप सब उठा। ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक नेशन। तो दुनिया को तो हमारे पीछे चलना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जब कासाए गदाई, बैगिंग बाउल आप हाथ में लेके फिरेंगे, हुक्मरान आपके सऊदी अरब में पनाह लेंगे और सऊदी अरब से रिटायरमेंट के बाद पैसे लेंगे और बहुत सारे फ़वाइद हासिल करते रहेंगे, आपके उलमा इकराम का झुकाव भी उधर ही होगा। तो ज़ाहिर है फिर आशीर्वाद तो सऊदी अरब की लेनी पड़ेगी। तुर्की ने कभी नहीं आना नहीं दिया मेरा ख्याल है मुझे। मैं जब से मैंने होश संभाला, लबनान, बैरूत, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ये अपना फ़लस्तीन, ये मसाइल हमारी हेडलाइंस में रोज़ाना की बुनियादों पर रहे हैं। तो किया उन्होंने ये है, वो साइकोलॉजी से खेलते हैं कि उन्होंने आपको थका दिया है, आपको बोर कर दिया है, ये आपके लिए रेटरिक बन गया है। यार ये क्या, इन मसले तो हल होते नहीं तो कितना सुने, कितनी वीडियोस देखें। ये यहूदियों का कमाल है। साबिर साहब दो बातें, एक तो ये कि आपने जो कहा ना तुर्की तुर्की का आपको पता है कितने बिलियन डॉलर्स का है उसके साथ इसराइल के साथ उनकी होती है तिजारत, कितने बिलियन डॉलर्स का उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आपको पता है उनके कोई ताल्लुकात वो नहीं है तुर्की के साथ। एक तरफ तुर्की जो है वो अलम उठा के खड़े हैं, लोगों को उकसा रहे हैं उर्दवान साहब। दूसरी तरफ तो वो इतने बिलियन डॉलर्स की उनके साथ करते हैं मुआहदे। बाबा यूएई का भी यही हाल है, सऊदी अरेबिया से भी उनके ताल्लुकात ठीक हो गए हुए हैं। तो रह कौन गया है? हम रह गए। यू आर अलाउड टू ट्रेवल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल। अब तो बांग्लादेश ने भी ख़त्म कर दिया। मैं तो नहीं कह रहा आप ख़त्म करें, मैं आपको नहीं कह रहा आप ट्रेड करें। पापा अगर कर कुछ नहीं सकते तो ड्रामाबाजी किस चीज़ की करते हो? सड़कों पे आप इसराइल को फतह कर रहे हो, सड़कों के ऊपर मेरी गाड़ी तोड़ के किसी की दुकान पे आग लगा के खिलाफ डेनमार्क में छपे तो बंदे यहाँ मर गए थे। याद है आपको? मैं भी फंस गया था एक जुलूस में मौलवियों के। तो 15-16 साल पुरानी बात है। अभी तरीके लबैक पाकिस्तान ने क्या कुछ किया, अभी महीना नहीं हुआ। तो ये मकसद ये है कि मौलवियों से कहें आप वीज़े वूज़े लगवा के जाओ, वहाँ जाके जहाद का शौक़ पूरा करो। ये उलमा कराम से कहें, 2-2 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ियों भी आते हैं, खाते भी बहुत हैं, कि भाई वहाँ जाके कुछ करो। यहाँ क्या बक बक कर रहे हो? यहाँ
ये क्या ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसका क्या हाल है मुझे बताएं। लॉबिंग आप आजकल कश्मीर की नहीं कर सके आज तक, आप क्या लॉबी करेंगे कि फ़लस्तीन के हवाले से? तो वो तो बेचारे बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं। मुझे वैसे एक बात समझ नहीं आती कि यहाँ पे अरबों नहीं तो करोड़ों डॉलर की एड गई है फ़लस्तीन, वो गई किधर? वो पैसे गए किधर? इनके पास तो बंदूक कोई नहीं, कहीं इनके लीडर तो नहीं खा गए यासिर अरफात समेत, और उसके बाद भी कई आए हैं महमूद अब्बास जैसे। ये सारे सवालात के जवाब मुझे भी चाहिए, ये पैसा गया किधर? और सही अब कह रहे हाल हैं। क्या है? हाल तो हम्म, इसका ये अमेरिका ही ढूंढेगा या यूरोप ढूंढेगा, लेकिन ढूंढेगा कब? मेरा ख्याल है आलिया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, यूरोप और अमेरिका में कोई दहशत गर्दी की कोई लहर ज़रूर आएगी और खौफनाक आएगी। वो इसलिए कि म्यूनिख ओलंपिक्स हुए थे 1972 में, उसको ब्लैक सितंबर भी कहा जाता है। तो वो 11 इजरायली एथलीट्स को म्यूनिख में यानी जर्मनी में और कुछ उनके स्टाफ को कत्ल कर दिया गया था। इल्ज़ाम फ़लस्तीन पे लग गया था और फ़लस्तीनियों पे लग गया था। उसके बाद एक मूवी है हॉलीवुड की म्यूनिख, ये देखने से ताल्लुक़ रखती है, हिस्ट्री के बड़ी करीब जी है। जी। एम्स्टर्डम, पेरिस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जगह जगह पे वो लोग छुपे थे जाके, जो उसमें शामिल थे, जिन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया था म्यूनिख म्यूनिख का हम्म। कत्लेआम जिसको कहते हैं। उन्होंने चुन चुन के मारा था। गोल्डा मेयर उनकी वजीर आजम थी उस वक्त, बड़ी दबंग औरत थी। इंदिरा गांधी ने क्या दबंग होना या बेनज़ीर भुट्टो ने क्या दबंग होना, वो तो अपने मुल्क की तशख़्ख़ुस भी साथ लेके चलते हैं, उसकी बेटरमेंट भी साथ लेके चलते हैं, इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगता, अपनी आइडियोलॉजी के साथ दफन होते हैं। और गोल्डा मेयर ने खुद एजेंसी है कि इनको चुन चुन के मारो, बेहतरीन एजेंट भेजे गए थे, चुन चुन के उन्होंने मारा था। आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा म्यूनिख। जी मैंने देखी जैसा हुई मैंने है कहा जी। हिस्ट्री के करीब है, और हम्म। सितंबर 1972 की ये बात है। उसके बाद आप ओपेक के इजलास हुए, हमने कहा, सऊदी अरब ने कहा हम तेल नहीं देंगे, यौम कपूर हुआ, वो 2-3 जंगें हुई। उस वक़्त तक तो समझ आती थी कि इसराइल को थोड़ी बहुत मार पड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने, तेल भी हमारे पास रहा लेकिन 45-46 साल में मुकम्मल कब्जा जमा लिया है। मुसलमानों की जो नई नस्ल बाहर पड़ रही है वो लंदन में एहतजाज तो करती है, लेकिन इससे आगे और क्या कर सकते सही। हैं? अमेरिका अच्छा में ये बताइएगा, आप मुझे बताइएगा, आप पूरी दुनिया तो आपने खैर रहे भी हुए हैं, फिरे भी हुए हैं, जिस तरह मैंने बताया, पढ़ा भी हुआ है हर जगह पे। आप इंडिया भी काफी दफा गए हैं, कौन कौन से शहर देखा आपने? भाई मैं इंडिया बहुत दफ़ा गया हूँ। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मुझे सुबह 9-10 बजे मेरा दिल किया कि आज मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के मज़ार पे हाज़िर हूँ। अच्छा। हाँ, पीआईए मैंने फ़ोन किया कि शाम को एक जहाज़ जाता होता था, आधे आधे घंटे की फ़्लाइट है। उन्होंने कहा जी आपके टिकट और बोर्डिंग पास रेडी होगा, फ़ोन। शलवार कुर्ते में हम निकले और शाम को तकरीबन होटल में सामान रख के 6:30-7 बजे ईशा की नमाज हम निज़ामुद्दीन औलिया साहब के मज़ार पे पढ़ रहे हैं, और कुछ नफल हम बार अमीर खुसरो साहब उनके सैन में दफन है उधर पढ़ लिए। हज़रत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चले गए। इस तरह बुज़ुर्गों के मज़ारों पे भी जाता रहा। वाजपेयी साहब लाहौर आए थे 99 में, आपको पता है। उसके फ़ौरन बाद मैं इंडिया गया, डिप्लोमेसी टूर्स यहाँ से गए, तो पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच देखा दिल्ली के अंदर, खिलाड़ियों से मुलाकात हुई, जहांगीर अशरफ काजी हमारे हाई कमिश्नर थे। फिर विशाखापट्टनम, मुंबई भी गए, वहाँ जाके इनके स्टूडियोज़ देखे, कपूर्स के, कपूर फैमिली के, संगीता बजलानी से मिले, अजहरुद्दीन से मिले, इस तरह उनके एक्ट्रेसी से भी मिलते रहे। 4 दोस्त भी हमने बना लिए। ऊपर से हम भी बड़े अच्छे, वो भी बड़े अच्छे, एक दूसरे को खाना खिलाने में हम भी बड़े शेर, वो भी बड़े शेर। हमें भी बड़ा दुख, उनको भी बड़ा दुख कि यार हमें को करीब नहीं आने दे रहा, लेकिन अंदर से नफरत वही थी। वो मुझे भी शक की निगाह से देखते रहे मेरे 10 टूवर्स में, जब वो आते रहे मैं उनको भी शक की निगाह से देखता रहा, और बड़ी तकलीफ होती थी। आप नहीं, इस तरह कई शहर देखे, आगरा भी गए, फतेहपुर सीकरी भी गए, मुगलों का शान शौकत भी देखी, उनकी कब्रें भी देखी, राजस्थान की सुर्ख मट्टी भी देखी, उनके अच्छा, मकान राजस्थान में गए? मकान की नीली दीवारें भी देखी, कले भी देखे, और गाइडेड टूर्स भी लिए, आर्किटेक्चर को समझा, हिस्ट्री को समझा, सकाफत को समझा प्रॉपर तरीके के साथ। फिर हिस्ट्री देखी, मुसलमानों की हिस्ट्री तो कंकॉक्टेड और फैब्रिकेटेड, आपको पता है। दरबारियों ने लिखी हुई है, दरबारों में बैठ के, कि मुझे अकबर, जहांगीर और शाहजहां के कलों के कले तो मिल जाती हैं 400-500 साल बाद, किसी गरीब की झोंपड़ी का मुझे सुराग नहीं मिलता। इसका मतलब बड़ा सप्रेशन था, बड़ा ऑपरेशन था।
ये बादशाह थे, बादशाहों के बादशाह थे। इस तरह शाहजहां साहब बना रहे थे ताजमहल मुमताज महल के लिए आगरा में, तो उधर किंग एडवर्ड जो है वो कैंसर पर रिसर्च करवा रहा था कि उसकी बीवी कैंसर से मर गई। ऐसी चीज़ एनेस्थीसिया बनाया जाए कि मरीज बेहोश हो जाए और उसका इलाज हो जाए, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे थे। हम यहाँ पे ताजमहल बना रहे थे। फिर मैंने वो जगह भी देखी कि सड़क के इस पार जब औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप शाहजहां को कैद किया, तो वो किस तरह बेबसी तक ताजमहल को देखता होता था, जो 1.5-2 किलोमीटर ही दूर था। तो अब देखिए कब्रें भी नीचे करके हैं। तो ये इनकी मुगलों की जो शान शौकत है ये मुझे नजर आई है। औरंगजेब आलमगीर कहते हैं बड़ा अच्छा मुसलमान था जिसने भाइयों को मरवा दिया, कैद कर दिया, बाप को कैद कर दिया, ये कौन सी मुसलमानी है। सो इनके सारे तजादात भी देखे, हिस्ट्री के तजाद जो तजाद थे उनको पढ़ा भी, समझा भी, देखा भी। और ये भी देखा कि कितने बड़े वॉरियर थे कि नहीं थे। तो ये बहुत सारे शहर देखे, मतलब हिस्ट्री के लिए गया मैं, लोगों से मिला, फिल्मी दुनिया देखी, मज़ारात पे गया, फैज़ हासिल किया। सो 10-12 दफ़ा तो गए हैं, खाने खाए, पालक पनीर भी खाया, सब्जियां भी खाई, हलवा पूरी भी खाई, गोलगप्पे भी खाए। कि पाकिस्तान के लोगों में और वहां के लोगों में क्या फर्क है या क्या सिमिलैरिटीज है? देखिए दिल्ली मेरे लिए इसलिए इजी था कि अब तो अगर मैं दिल्ली जाऊं तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं 5 से 10 सड़कें खुद फिर सकता हूँ। ये आप जेन में रखिए पैदल। तो चांदनी चौक हो गया, पहाड़गंज हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, निज़ामुद्दीन रोड हो गया, गांधी की समाधि, ये सारे इलाके मैंने 20 दफ़ा फिरे। वजह यह है कि जो पंजाबी मैं यहाँ बोलता हूँ वही दिल्ली में बोली जा रही है, वही पूरे अच्छा। उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है, आगरा में भी, फतेहपुर सीकरी में भी। हम शलवार पहनते हैं, वो पजामा सा पहनते हैं, गुफ्तगू वही है। चलिए हम मीट ईटर्स हैं, वो वेजिटेरियन है प्रिडोमिनेटली। लेकिन मुसलमान भी आपको एक बड़ी तादाद में मिल जाते हैं। जो बादशाही मस्जिद है उनकी जामिया मस्जिद, उसके करीब आपको चिकन भी मिल जाता है। खुराक भी आपके मतलब की है। मस्जिदों में आपको नमाजी भी मिल जाते हैं। मैं अगरचे कोई नमाजी शमाजी तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। पीपल आर फ्रेंडली। मुंबई में ये है कि वहाँ ज़रा बाइसेस ज़्यादा है, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है, समझ हम लेते हैं। उनकी उर्दू ज़रा हमसे मुख्तलिफ है, हिंदी बहुत ज़्यादा उसमें, गुजराती भी बहुत ज़्यादा है मुंबई के अंदर। गुर्बत बहुत है, अमारत बहुत है। जोहू, बिरला, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के, क्रिकेटर्स के बंगले भी देखे, करोड़ों रुपए के फ्लैट भी देखे, सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, बीचेस भी देखी, डेवलपमेंट भी देखी, झोपड़पट्टियाँ भी देखी, जिनको हटा के वो स्काई स्क्रेपर्स बना रहे थे। तो सारा सिलसिला देखा, तकरीबन वही चीज़ें मिलती जुलती जो आपको पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं। आतंकवादी वाला वो जो था, टेररिस्ट और गद्दार और ये वो सारा कॉन्सेप्ट भी देखा। वहाँ ज़रा टेंशन रहती थी, मुंबई में कॉशियस रहते थे। दिल्ली, आगरा या फतेहपुर सीकरी वगैरह में टेंशन एज सच नहीं होती पाकिस्तानियों के लिए। तो बाकी सारे शहर देखने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप इसको कर सकते हैं कि कराची को आप मुंबई से कंपैरिजन करें और लाहौर को दिल्ली से, ऐसे ही है काफ़ी कि हद भाई तक कराची और हाँ। मुंबई और कराची का कल्चर काफ़ी हद तक मिलता है। सिर्फ अच्छा। समंदर ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ज़िंदगी बहुत तेज़ है वहाँ पर। इस तरह क्राइम बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वाइट कॉलर क्राइम बहुत है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, करोड़ों की आबादियाँ हैं। समझ ही नहीं लगती शहर ख़त्म कहाँ हुआ, शुरू कहाँ हुआ। तो ये जो शहर है, मसलन लंदन हो गया, कराची हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये बहुत बहुत बड़े शहर हैं। तो लाहौर भी उस साथ में शामिल है। तो इंडियंस जब आते हैं दिल्ली वगैरह वाली साइड से, तो वो लाहौर को इसी तरह इजी फील करते हैं। लाहौर एक ड्रीम है उनकी, ये ज़हन में रखिए। इतना कुछ लिखा गया वहाँ लाहौर के मुतल्लिक कि वहाँ हर आदमी जो है उसकी राल टपकती है, मैं किसी तरह लाहौर देख लूँ। कईयों के फोर फादर्स यहाँ से गए हुए हैं। फिर लाहौर का रोमांस, लाहौर की ब्यूटी, लाहौर की फ्रेगरेंस उस ज़माने की, लाहौर की बिल्डिंग्स, वो उन्होंने उसके मुतल्लिक बहुत पढ़ा हुआ है। एवरीबडी विशेस टू सी लाहौर। तो ये लाहौर का एक खास क्रेज है उनके ज़हन के अंदर जो मैंने देखा है। तो दुआ करिए कभी क्रिकेट टाइज शुरू हो जाए, क्रिकेटिंग हमारे फ्रेंडशिप शुरू हो जाए, उसका बहुत पड़ेगा। उस तरह लोग कुछ करीब आते हैं। बॉर्डर तो खोल लें यार, अमेरिका की और चाइना की कितनी लड़ाई है। 700-800 अरब रुपए का ट्रेड है उनका, 700-800 अरब डॉलर का। अमेरिका रशिया का ट्रेड 100 अरब डॉलर के करीब होगा। इंडिया और चाइना का ट्रेड जो है वो 60-70-80 अरब डॉलर के करीब होगा। कितनी, हमारा तो ट्रेड ही जीरो हो जाता है ना सारा।
हमारा तो बॉर्डर ही बंद हो जाता। बॉर्डर खोल लें बाबा, वो उनको जरूरत है, वो यहाँ आना चाहते हैं, उनसे पैसा लें। वो जो अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, यहाँ से चाइना माल भेजना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया देना चाहते हैं माल। वी आर द गेटवे टू सेंट्रल एशिया इन मेनी वेज। सो इकोनॉमी को खोल लें आप, कुछ चीजें आने दे इधर। ये क्या हुआ, डंपिंग हो गई? आपकी अपनी इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो है। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो इंडिया के लेवल का हो। दवाइयाँ नहीं मंगवाते रहे आप, रॉ मटेरियल नहीं मंगवाते रहे, आने दें जो आता है। तो अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाएं, आपका भी माल जाएगा वहां पे। हमारा कपड़ा बहुत शानदार है, हमारी बहुत चीजें बहुत ज्यादा शानदार हैं, ईटेबल्स जाएंगे। इसी तरह जब माल आता जाता है तो पैसा आता जाता है, टेक्नोलॉजी आती जाती है, तालीम आती है, फैशन आता है। ये एक मूवमेंट होती है नेचुरली। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को भी ये तंग नजरी खत्म करना चाहिए, और हमें भी, अगर वो करते हैं तंग नजरी खत्म, तो हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। बॉर्डर खोलने, ट्रेड होने दें। कम से कम भी मेरे ख्याल है $30 अरब का पोटेंशियल है ट्रेड का। आपकी टोटल एक्सपोर्ट $26 अरब नहीं हुई मर मर के। तो मेरे ख्याल है ये चीज़ें खोलनी चाहिए, इसका फ़ायदा होगा आपको। अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो वो सस्ती इंपोर्ट होगी, और आपका जो ठीक। इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा। कोई कोई हर्ज नहीं है। इस तरह दिलों में नफरतें और ज़्यादा बैठती जाती हैं, जंग और करीब होती जाती है। तो जंग अगर बंदों से होती हो तो वो और बात है, अब तो न्यूक्लियर बॉम्ब वाली जंग है ना भाई, तो वो तो कोई भी अफोर्ड नहीं करता। तो बड़े तंग नज़र है। मैं समझता हूँ इंडियंस भी मेरे मुतलक यही कह रहे होंगे और आपके मुतलक, लेकिन हम भी ये कहते हैं, मैं उन्हें ज़्यादा तंग नज़र समझता हूँ, और बड़े बाइसेस हैं हमारे मुतलक भी, वो यही समझते हैं। सो कितनी नफ़रतें हम ख़त्म कर सकते हैं, कितनी नहीं मैं नहीं जानता। इसको रिस्पेक्टेबल लेवल पे लाना चाहिए नफ़रत को भी। बड़ी नफ़रत है अमेरिकन और चाइनीज़ की आपस में। आपके सामने ट्रेड मैंने आपको बताया, 700-800 अरब डॉलर का ट्रेड। तो ये ज़रूर करेंगे, इससे ठीक। गुर्बत में कमी आएगी, यकीन कीजिए आप। लोगों को नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगी। वेंडर्स, ट्रक ड्राइवर्स, एक्सपोर्ट का माल पैक करने वाले, उधर लोडिंग पे अनलोडिंग में बड़े मजदूरों को नौकरियां मिलेंगी। ये होना चाहिए। सर, ये तो आपने वहाँ की बात की। मुझे बताइएगा कि लाहौर, वो लाहौर जो कि पुराना एक लाहौर हुआ करता था, और आप जिस तरह कहते हैं, आप कहते हैं कि आप जिस तरह लाहौर को जानते हैं, तो अगर कोई आपके साथ लाहौर में रहने वाला भी जाएगा, तो वो कहेगा कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। कैसे आप, लाहौर क्या है बताइएगा? हालिया जब मैं अमृतसर गया ना, तो गोल्डन टेम्पल मैंने जाना था, तो उन्होंने एक नाली सी बहती है, उसमें हमारे पाँव वगैरह धुलवाए। जी, मैंने जी, सबसे बिल्कुल पहले पानी वहाँ पे जगह, होता है। मैं भी गई हुई हूँ, क्योंकि तो वहाँ पे पानी में पहले आप पाँव साफ करते हाँ, हैं, फिर आगे जाते हैं। सर्दी बड़ी थी, तकलीफ बड़ी हुई, लेकिन बहरहाल जगह देखी जहाँ भिंडरावाला और उसके साथियों को ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी की फौज ने मारा था। गोल्डन टेम्पल भी देख लिया। तो सिखों को मैंने कहा कि ये देखो, ये तुमने तख्ती लगाई हुई है कि गोल्डन टेम्पल का इफ्तिताह हज़रत मियाँ मीर साहब ने किया हुआ। तो मैंने कहा, मैं डिफेंस लाहौर में रहता हूँ, हज़रत मियाँ मीर साहब का मज़ार मेरे रास्ते में आता है, मैं रोज़ सलाम करके गुजरता हूँ। तो उन्होंने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट की। सिखों का आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, सिख बहुत गरीब होगा, मोची होगा, लेकिन फकीर नहीं होगा, मांगता नजर नहीं आएगा आपको। ये आपको एक बड़ी काम की चीज बता रहा हूँ। उनका कम्युनिटी सिस्टम गुरुद्वारों का बड़ा डेवलप्ड है। अमृतसर में भी हमने ये देखा। इस तरह जलंधर, लुधियाना, मोहाली, चंडीगढ़, मोहाली और चंडीगढ़ ट्विन सिटीज़ हैं, जिस तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी हैं। वहाँ भी हमने मोहाली में क्रिकेट मैच देखा। चंडीगढ़ जो है वो बहुत डेवलप्ड भी है, शॉपिंग भी हमने की, महंगा भी है। तो ये जो सड़क है सारी दिल्ली तक, तो ये 300-350 किलोमीटर की देखने वाली जगह हैं। यहाँ हमारे पुरखों के, हमारे आबा अजदाद के बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट है यहाँ पे। मैं अपने वालदैन के शहर, वालिद साहब के शहर बटाला भी गया, वो अंडर डेवलप्ड है। नवजोत सिंह सिद्धू जो क्रिकेटर हैं वो मेरे साथ थे, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया। यकीन कीजिए मेरे पास वीज़ा नहीं था, मैं सैफमा के उस पर गया हुआ था कॉन्फ्रेंस पे, इम्तियाज़ आलम साहब के साथ। तो मैंने चीफ मिनिस्टर दिल्ली से बात की कि जनाब मैंने बटाला देखना और वीज़ा कोई नहीं। ही अरेंज द टूर फॉर मी। तो मैं 1-1.5 दिन रहा बटाला में, लोगों से मिला, अपने पुराने घर में गया, और वहाँ पे देखा कि किस तरह के लोग हैं। वहाँ से 30-35 मिनट ड्राइव है। अच्छा, आपका पुराना घर वहाँ पे है? हमारे बड़ों का। भाई ये हवेली कहते थे, मुझे समझ नहीं आती थी, सारे ही कहते हैं हवेली है। मैंने कहा पहले मैं देख के आऊँ कि हवेली था क्या था। वो खैर जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो वो लोगों ने कहा कि जी हाँ, यहाँ 1910 में एक साहब थे, वो बैरिस्टर बन के आए थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, आपके रिश्तेदार हैं वो। मैंने कहा वो भी रिश्तेदार हैं जो यहाँ कचहरी पे कत्ल हुए थे बटाला में, वो भी रिश्तेदार हैं जो कायद आज़म की मुस्लिम लीग के सदर थे बटाला के। तो जो मैंने 2-4 दफ़ा तारुफ कराया तो लॉट ऑफ पीपल
दे गैदर्ड अराउंड मी। और वो वाकई हवेली निकल आई, अगरचे उसमें कई खानदान रहते थे, लेकिन वो जब हवेली निकल आई तो फिर उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की। सारी रात मुझे ले लेके फिरे, मेरे लिए कैमरास उन्होंने ढूंढे, मूवीज़ बनाई, क्लिप्स बनाए। उस वक्त तो ये मोबाइल टेलीफोन के ऊपर ये वीडियो नहीं बनती थी, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। तो मुझे बॉर्डर तक छोड़ने आए और मुझे अपनी एक शादी पे मदऊ किया, वहाँ मुझसे तकरीर करवाई, खाने खिलाए। बहुत ज़बरदस्त सिलसिला रहा जिस तरह हम करते हैं उनके साथ। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह ही मैंने सिर्फ इंडिया को नहीं इस तरह करीब से देखा। मैं लंदन में भी किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं एम्स्टर्डम के अंदर भी किसी का मोहताज नहीं हूँ, मुझे सारे रास्ते आते हैं। मैं अमेरिका के 1-2 शहरों में किसी का मोहताज नहीं हूँ। तो फिरता रहा हूँ, स्टडी करता रहा हूँ। जो 10 बजे का कल्चर है वो तो शायद आपको भी कम पता हुआ लिया। 10 बजे के बाद तो यूरोप अमेरिका की दुनिया, और वहाँ तो फिर काले आ जाते हैं छुरियाँ लेके और पिस्तौल लेके। तो मैंने चूंकि क्लब्स वगैरह में जाना होता था तो मैं ये सारे खतरात से निकलता था। लूटा भी गया, लड़ाई भी हुई, निकल भी गया, जिंदा भी हूँ आपके सामने। तो ये वाला जो कल्चर है रात 10 के बाद का, ये मैं ज़रूर देखता था। पुलिस को पता या नहीं पता, ये तो हमें कुछ और पिक्चर बताते हैं। ये टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, टूरिस्ट क्या कर रहे हैं, और इनके क्या कल्चर है, क्या सकाफत है, आदात क्या है, खाने क्या है, मैंने क्या खाना है, ये मैंने देखना है। शराब खाने जाके अगर मैं कोका कोला भी लूंगा, लोग मुझे मयूब नजरों से नहीं देखेंगे। सी, तो ये सारी चीजें देखनी जरूरी हैं। खाली टोपी पहन के वो इस्लाम का झंडा पकड़ के लंदन देखने का तो नहीं ना पता लगता क्या है, या एम्स्टर्डम देखने का पता नहीं लगता। जी 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 पेरिस को देखना है कि एक शांज़ेलीज़े की तशहीर करके इन्होंने अरबों डॉलर कमाए, और बाबा शांज़ेलीज़े के पीछे जो गलियां हैं तारीख, जिनमें डकैती पड़ जाती है, राजनी एग्जैक्टली। होती है 10 बजे, वो बड़ी तुम्हारा, खूबसूरत है पेरिस, हाँ, हाँ बहुत खूबसूरत। हाँ, तो वो जो डकैतियां होती हैं सड़कों में कभी कभी, वो इनका बाप कंट्रोल करेगा। हाँ, वो आप इटली में, जानते हैं, लेकिन लेकिन आप ये सही कह रहे हैं साबिर साहब कि मुझे बहुत हैरत हुई कि जब मैं पहुंची उस जगह पर जहाँ पर आईफल टावर है, तो वहां पे ये मुझे कहा गया, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप जरा अपना जो बैग है, जो वॉलेट है, उसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा होता है, साथ चलते हुए और पकड़ के लूट के भाग जाएंगे, आपको पता। तो मैंने कहा इस जगह पर ये है, हम तो अपने मुल्क की बात करते हैं। नहीं नहीं, आप अगर रोम चली जाती, जिसको रोमा कहते हैं इटली में, तो रोम इज फेमस फॉर दिस। वो तो बाबा पता ही नहीं लगने देते, हाथ से सामान लेके निकल जाते हैं। देखिए इटली में फैशन है, गाड़ियां हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, खाने बड़े आला हैं, और चोर भी बड़े कमाल। मैं कहता हूँ आप किसी चौक में चली जाएं, कोलोसियम देखने चली जाएं, इधर उधर चली जाएं, सिटी सेंटर में फिरें, चोर आपके दाएं बाएं। हॉलैंड में आपको क्या, रात को 10 बजे के बाद बड़ा क्राइम है, पुलिस फिर रही है, लड़का और लड़की पुलिस वाले बड़े खूबसूरत, वेरी टॉल, गाड़ी में फिर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत ही कम मैंने देखा को पकड़ा गया होगा। हर चीज का प्रूफ मांगते हैं, हम तो खैर सीसीटीवी वगैरह आ गए होंगे, शायद किसी को पकड़ लेते हो, लेकिन वहां तो ये क्राइम फ्री कंट्रीज नहीं है। इनका भी एक डार्क चेहरा है जो रात 10 बजे के बाद नजर आता है। जी जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बिल्कुल वो सारा कुछ सड़कों पे है, पैसा है लूटा हुआ। डच को वलंदेजी कहते थे ना जी। तो पोर्चुगीज जब आए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने, तो इसके बाद वलंदेजी भी आए, फिर ब्रिटिश आए, तो यहाँ से बड़ा माल लूटा हुआ इन्होंने। तो माल लूट लुटा के ले गए। तो बैरी कजाक थे डच, ठीक है। आज उनसे ज्यादा खूबसूरत नेशन कोई नहीं, इतने हम्बल, इतने खूबसूरत वाहिद मुल्क है यूरोप में इंग्लैंड के बाद जहां अंग्रेजी सबको आती है, सब बोलते हैं, शर्म नहीं करते। फ्रांस में तो टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिखाओ तो वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलता है। सेम इज द केस विद जर्मनी, यू हैव लिव्ड इन जर्मनी। लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़े रिजर्व्ड हैं, प्राउड महसूस होते हैं, गाड़ियां बहुत खूबसूरत हैं, सीनरी बहुत है, सफाई बहुत है, लेकिन आप और मैं कहाँ जाएं? इट टेक्स एजेस टू मेक फ्रेंड्स, और फिर बड़े रिजर्व्ड हम रहते हैं। यहाँ तो किसी के घर का दरवाजा नॉक कर दो, और यार मैं गुजर रहा था, मैंने सोचा तुम्हें मिलता चलूं, सोए तो नहीं हुए रात नहीं नहीं, 12 बजे? वहां पे तो ऐसा कल्चर नहीं है, और ये नहीं जी बिल्कुल। और जो जर्मनी की आप बात करें, वो भी अपनी जुबान के अलावा पसंद नहीं करते दूसरी जुबान बोलना। फ्रांस में भी यही देखा मैंने कि वहां पे भी अपनी जुबान के अलावा दूसरी। हम तो कोशिश ये करते हैं कि भाई हम जो है, अगर कोई ऐसा हमारे पास बंदा आया जिसकी हेल्प करनी है, तो हम कोई भी जुबान बोल लें। लेकिन ये बात है कि बहुत हेल्प करने वाले भी वहां पर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, जो शायद यहाँ पे ना मिले। लेकिन आपसे इस वक्त मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने भी बात की थी कि जो गोल्डन टेम्पल है उसका इफ्तिताह मियां मीर ने किया था। मुझे इस बारे में नहीं मालूम था, कुछ और आप बताएंगे? हाँ, लाहौर तो सूफिया का शहर है, गली गली में मज़ार है। मेरी बहुत ज़्यादा रगबत है बुजुर्गों से,
वली औलिया से। मैं इनके मज़ारों को देखता हूँ, 2-2 400 500 साल पुराने होते हैं। तो अगर किसी बुजुर्ग का मज़ार वक्त के बादशाह ने बनाया हो, जहाँ वो हाजिरी देता हो, तो उनका क्या कमाल कैरेक्टर होगा। उस वक्त तो कोई टेलीफोन, टीवी, रेडियो तो नहीं थे। रेपुटेशन किस तरह ट्रैवल करती थी उनकी, क्या अल्लाह के कितने करीब थे, कितने ज़बरदस्त लोग थे। तो मैं समझता हूँ फैज़ मिलता है। तो मज़ार हैं, लाहौर बहुत खूबसूरत है। आप कभी वॉल्ट सिटी में चली जाएं, इस नीयत से जाएं, सर्दियों में जाएं, 6 महीने सर्दियों के इसीलिए होते हैं। द ईटेबल्स आर वेरी गुड। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिफेंस में आ गया और मजांग और ग्वालमंडी की चीज़ें याद आती हैं। यहाँ सुबह 4 बजे गाड़ी निकालता हूँ हलवा पूरी खाने के लिए, सिरी पाए खाने के लिए, कुलचे चने खाने के लिए, दास कुलचा खाने के लिए, साल में 2-4 दफ़ा। रात को कभी खाना खाना हो तो लोगों ने खिलाना हो तो मैं बहुत कम जाता हूँ एम एम आलम रोड पे, गुलबर्ग में, डिफेंस में। आई डोंट गो टू दिस प्लेसेस अनलेस कि एयर कंडीशनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो हब्स के महीनों में, वरना अंदरून शहर के जो खाने हैं बाबा, उनके मसाले, उनके खाने, उनका जोड़ जी कोई जी। नहीं। उनका जोड़ कोई नहीं है। लोग बड़े खुले हैं, लोग बड़ी मदद करते हैं, करने को काम उन्हें कोई नहीं। आप उन्हें किसी काम पे लगा दें, सादा लोग भी हैं। थड़ा थड़ा कल्चर है, थड़ घरों के बाहर थड़े हैं। हर मोहल्ले में एक बुजुर्ग है, उसके गिर्द 10-15-20 आदमी इकट्ठे होते हैं। चोरी नाम की फिर चीज ही कोई नहीं होगा। ठीक है। तो जो वारदात होती है वो तो घर के बनेरों से होती है, जिसको बनेरा कहते हैं, जो बाउंड्रीज घर ऊपर से मिले होते हैं। वहाँ हम्म, मोहब्बत भी परवान चढ़ती है, वहाँ खतो खिताबत भी होती है। वहाँ कोई चोर आ जाए तो वो 4-5 घरों को एक ही वक्त में क्रॉस भी एक ही कर साथ लेता लूट है। के चला जाता है। अगर लूट सके तो, क्योंकि हर घर में 10-12, 15-15 लोग हैं, गुर्बत भी है। तो मेरे ख्याल है वो दौर ख़त्म होगा जब वहाँ चोर आता होगा। अब तो चोर को वो ऐसी क्लास लेंगे वो, और ऐसी उसकी धुनाई करेंगे कि चोर के बाप दादा भी तोबा कर जाएंगे, अगली नस्लें भी तोबा कर जाएंगी। अलबत्ता मैं देखूँ, ये बड़ी खूबसूरत कल्चर है। आर्ट बड़ा इलेबोरेटेड है। आर्किटेक्चर जो है उनका, उसकी बड़ी डिटेलिंग है। इन बिल्डिंग्स को देखें, बादशाह मस्जिद तो देखना काफ़ी नहीं है। Go and see its pillars. There is a lot of geometry involved. There is a lot of trigonometry involved. There is a lot of um, optical illusion involved. बहुत सारी चीजें हैं। और अगर स्लोप है तो स्लोप का कोई मकसद है। अब कलों में ये स्लोप बनाते थे इस तरह करके चढ़ाई, पता लगा साथ ही वो परनाले से होते थे, वहां से गर्म तेल फेंकते थे। गर्म तेल जब हाथियों के पैर में आता था तो हाथी अपनी ही फौज को कुचल दिया करता था, स्टैम्पेड हो जाती थी, हाथी यूज्ड टू गो बैक। ये स्लोप्स का ये मकसद था। खुफिया खाने बने हुए हैं कि मलकाएं यहाँ अपना जेवर फेंक देती थी, वो आराम आराम से एक मखसूस जगह पे पहुंच जाता था, चोरी भी नहीं होती थी। इनके आप बाथरूम्स देखें, बड़े वसी और अरीज हैं। मैंने जहांगीर का तालाब देखा जिसमें वो नहाता था। उस जमाने में वो टैप्स यानी टूटियां लगी हुई थी, और ब्लू कलर जो होता है स्विमिंग पूल का, वो ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, वो वहां पे नुमाया था। फिरोजा रंग जो था, टर्कवाइज कलर। तो कलर्स की जो चॉइस है, और किस किस किस्म के आर्टिस्ट होंगे पता नहीं, बेचारे मुफ्ती काम करते होंगे 2 वक्त रोटी पे। एक एक कैलीग्राफी के ऊपर, एक एक नक्शो निगार के ऊपर सालों लग जाते होंगे। क्योंकि मौज तो बादशाह करता था, रियाया बेचारी तो सलाम करने पे थी। लेकिन यू हैव टू सी दिस डिटेलिंग। ये आपको चर्चिज में भी मिलती है। यू गो टू फ्रांस, यू गो टू जर्मनी, इटली, एनीवेयर, वहाँ भी बड़ी डिटेलिंग है। तो आर्किटेक्चर तो वो बहुत ही शानदार है। उस ज़माने का विक्टोरियन आर्किटेक्चर कह लें, मुग़ल आर्किटेक्चर कह लें, उनसे आने वाले पहले लोगों का कह लें। इस तरह बहुत सारे मुग़लों की निशानियाँ लाहौर के अंदर भी हैं। करीब ही यहाँ पे वो जहांगीर का भी मज़ार है। और ये यहाँ अनारकली का कहते हैं मकबरा है लाहौर सेक्रेटेरिएट में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है अनारकली में। बेतहाशा दाइयंगा का मज़ार है इधर जीटी रोड पे। तो ये बड़ी चीज़ें देखने वाली हैं। इनकी बेतहाशा मॉन्यूमेंट्स हैं। हम तो प्रिजर्व करने में भी ज़ीरो हैं, पैसा ही नहीं खर्चते। बड़ी चीज़ें बर्बाद हो गई, प्रिजर्व नहीं हो सकी। बहुत चीज़ें बर्बाद हो गई, बड़ी हिस्ट्री बर्बाद हुई। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, क्यूजीन, खाना पीना, लाहौर का फैशन बड़ा मशहूर है। शॉपिंग के लिए बेहतरीन जगह है। अमीर आदमी गरीब आदमी के लिए बहुत अलग जगह है। मैं तो यूरोप से कई दफ़ा मेरे अंग्रेज़ दोस्त आते हैं। मैं ट्रैवल क्लब्स का मेंबर भी हूँ, ट्रिप एडवाइज़र का, लोनली प्लानट का। तो मैं अपने घर में जब बैठाता हूँ या लोगों के घरों में लेके जाता हूँ, मैं कहता तुम्हारे बाप ने कभी किनालों में फैले हुए ऐसे घर देखें? ये देखो इटालियन पत्थर, ये देखो फ्रेंच बाथरूम, ये देखो फलान चीज जर्मनी की बनी हुई है। देखो हमारे लॉन, 12-12 गाड़ियां खड़ी, टाइम बड़ा है, साहब 12 में सो के उठ रहे हैं। तो तुम क्या 3-3 मरले के घरों में रहती हो यार? ये देखो हम, हमारे यहाँ खुशहाली के भी ये लेवल, जो खुशहाल हैं उनका लेवल भी देख लो। हाँ गुर्बत है,
हमारे हुक्मरानों ने माल इतना नहीं लूट। सर, देखिए ना, आपने सही कहा कि जी हमारी तो लॉन में 12-12 गाड़ियां खड़ी हैं, तुम क्या 3-5-10 मरले के मकानों में हाँ रहते हो। जी, तो आप ये देखिए, बेचारे सुबह जो है वो 6 बजे उठते हैं, 5 बजे या 6 बजे, और उनके क्या काम के बारे में, वो कैसे हैं वर्क के बारे में, और आप देखिए तरक्की में कहाँ पर है वो, साइंस में, टेक्नोलॉजी में कहाँ तो पर है, और ये हम कहाँ पे हैं। बहुत ही आला नीयत के लोग हैं, अपना काम अपनी नीयत से करते हैं क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। अब बदनीयत हो या डिसऑनेस्ट हो, आप चल नहीं सकते, आप पकड़े जाएंगे। सैटरडे संडे को इनके पास पैसे नहीं होते, जुम्मे की शाम इनकी ईद होती है, हफ्ते की शाम। हमारे यहाँ मैं कहता तिजोरियों में करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है हर बड़ी कोठी के अंदर। लोगों के पास इतना पैसा है और कितनी मौज कर रहे हैं यार। हम बिल दे के खुश होते हैं, तुम्हें मौत पड़ जाती है बिल देते हो। वो अमेरिकन सिस्टम या वो फ्रेंच सिस्टम क्या नाम देते हो, तो कमीनगी भी बहुत है। और कुत्ते को घर में सुला लेते हो, आदमी बाहर बेचारा सोया रहे उसको, वो तुम्हें खतरनाक नजर आता है। कुत्ते की कदर ज्यादा है होमलेस आदमी से। लेकिन बहुत सारी चीजें जो इस्लाम में है, मसलन काफी हद तक ईमानदारी, शराफत, और ये चीजें आपको अंग्रेजों अच्छा, में बहुत ज्यादा। आपके ख्याल में हम उनसे ज्यादा ईमानदार कौम है? वो ईमानदार कौम नहीं है, हम हैं, आपको लगता है नहीं नहीं, ऐसा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वो हमसे बहुत ज्यादा ईमानदार है। सिस्टम उन्हें बेईमानी की इजाजत भी नहीं देता। आपके यहाँ तो मिर्चों नमक में मिलावट है यार, आप कहाँ से ईमानदार आ गए? इधर तो शर्म ही नहीं आती किसी। कोरोना में बगैर मास्क के फिर रहे होते हैं, आप पीछे करें तो क्या बहस करते हैं, आगे से लड़ने को पड़ते हैं। देखिए ना, कदम कदम पे यहाँ लड़ाई है। तो मैं पागल हूँ, जब मैंने रात को निकलना हो तो मैं उस वक्त निकलता हूँ जब इशारे फ्री हुए होते हैं। आराम से रात को गाड़ी ड्राइव करता हूँ 30-40 की स्पीड, और अंदरून शहर जाके चाय शाय पीता हूँ पुराने दोस्तों के साथ। इनकी टेंशन कौन ले बाबा, मैं बड़े जरूरी काम पे जाता हूँ दिन के टाइम। गद्दा गाड़ी लग जाए आगे वो नहीं हटता। तो मर्सिडीज वाला आ गया है, जो पता लगे इसके बाप ने पहली ली, ये आगे से अब सड़क जो है वो समझ रहा है कि मेरे बाप दादा की है। साइकिल वाला कहता है मेरी सड़क, मोटरसाइकिल वाला कहता है मेरी सड़क, लैंड क्रूजर वाला ऐसे जा रहा है जैसे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम इसको है। गरीब अमीर दोनों यकसा बदतमीजी बहुत हो गई है। सोशल फाइबर मैंने अर्ज किया आपका टूट चुका है, ढिठाई बहुत है, जाहिल बहुत है। देखिए जहालत और होती है, अनपढ़ होना और होता है। जाहिल सीखता नहीं, ना अपने तजुर्बे से ना किसी के तजुर्बे से। अरबेन नहीं है हम, जेंटील नहीं है, सोफिस्टिकेटेड हम नहीं है। हमें ये चीजें पैदा करनी पड़ेंगी। बुजुर्ग को देके सीट खाली करनी पड़ेगी, बस में, सड़क के ऊपर, ट्रेन में, हर जगह। आपके सामने यहाँ सीटों पर लड़ाई हो जाती है। हर टिकट लेने चली जाए किसी चीज की, किसी आर्ट थिएटर की या क्रिकेट मैच वगैरह की, तो क्या हाल होता है? गोलियां चल जाती। अमीर है तो वो नए अमीर है, पुराने अमीर तो घरों में छुपे हुए हैं, और नए अमीर सड़कों पे। यानी जिसको अपने दादा का नहीं पता वो क्या करता था, किसी को अपने बाप का नहीं पता वो कहाँ पे क्लर्क था, राशि था, 4 पैसे कमा लिए। यहाँ चीजें पहचाननी आसान, इन्हें नोवा रिच कहते हैं। ये नए अमीरों ने बड़ा बेड़ागर किया है। और गरीब जो 90% है, ये सीखने को तैयार नहीं है कि जब तक मैंने खुददारी और किरदार ना दिखाया। ये गरीब के ऊपर डिपेंड करेगा मैडम, अमीर पे नहीं। तालीम भी उसी ने हासिल करनी है, कुर्बानी भी उसकी नस्ल ने देनी है, 2-2 नौकरियां भी उसने करनी है, अपनी ख्वाहिशात को भी उसने कुर्बानी देनी है। फिर जाके घर में उसकी 3 बहनें, उनकी शादी होगी, फिर उसका टूटा मकान जो है वो नया बनेगा या उसकी मुरम्मत होगी। तो नस्लों ने कुर्बानी देनी है। हम्म। बहुत सारे गरीब ही थे जो आज अमीर बने हुए हैं, लेकिन ये कामयाब लोग थे, उन्होंने मेहनतें बड़ी की, तालीम हासिल की, शऊर दिखाया, फिर लूटा। तो खाली गरीब कैसे अच्छा। लूट सकते? हाँ लूटा। तो फिर ये कैसे लूट सकते हैं? ना तालीम है बल्ले, ना कुछ है, ना कुछ है। तो 90% गरीब आदमी है। मैं इसको क्रिटिसाइज इसलिए करता हूँ कि मेरी होप्स इसमें है। इसने तालीम हासिल करनी, उससे शरह खानदगी बढ़ेगी, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, तो तमीज़ तहजीब बढ़ेगी, जहालत में कमी होगी, कुछ क्राइम में कमी होगी, ये जो सफाकाना कत्ल है कुछ इसमें कमी होगी। हम एक दूसरे का एहसास करेंगे, सड़कों पे गंद नहीं फेंकेंगे, वी विल नॉट लिटर द रोड्स। There is a lot of garbage and smell out on the roads. Look at the stink. I have to close the windows of my car when I pass through. कोई उठाने वाला नहीं है, गंद सड़कों पे, मट्टी है, रबल है, नाजायज दुकानें बनी हुई हैं सड़कों पे, देयर इज नोबडी टू चेक। सो सिर्फ हुक्मरानों को ब्लेम करना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। किसी ने तरक्की करनी है तो नीचे इस 90% तबके ने पहले तरक्की करनी है, वरना ये गुर्बत की भट्टी में जलते रहेंगे, मर जाएंगे। गुर्बत बहुत बड़ी लानत होती है, आपको पता है। आपने दीनी किताबों में भी पढ़ा कि गुर्बत कुफर की तरफ ले जाती है। ये एक लंबी बहस है, इस पे प्रोग्राम फिर करेंगे कि कुफर की तरफ कैसे ले जाती है। यहाँ गरीब अमीर इनका किरदार यकसा है। गरीब को एक्सोनरेट ना करें, बरी ना करें। अब टाइम आ गया है गरीब से पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे थे, और भाई मेहनत कर रहे थे तो मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहे थे तुम?
Why don't you study hard for a few years? ये गरीबों के बच्चे जज जर्नैल बने हुए हैं, साफी बने हुए हैं, साफी मालकान बने हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बने हुए हैं। इन्होंने मेहनतें की, सही डायरेक्शन में की, कुर्बानियां दी, पढ़ाइयां की। ये हमारी जो सोसाइटी है उसमें डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं। बड़े पैथोलॉजिकल लायर्स, हर बात पे झूठ बोलते, हर आदमी के पास झूठ, हर आदमी बोलना चाहता, पता हो ना हो। अब चांद की बात कर लें, वो एक साइड पे आदमी आ रहा होगा जो कभी स्कूल नहीं गया होगा, आपको बताएगा चांद के, आप उसे समझाएंगे, हाँ वो समझाएगा, आप समझाएंगे वो समझेगा नहीं। यहाँ जिसको समझाना है उसको पहले पैसे दें, फिर वो आपको बाप मानेगा। आप सदका खैरात देने निकल जाएं, एवरीबडी वांट्स इट। इट इज नॉट जस्ट गुर्बत, बड़ी एक खुददारी भी होती है कौम के अंदर, वो बड़ी बुरी तरह तबाह हुई है। हम बहुत थोड़ी तादाद में, फिर भी हमने कहा है कि जी हमने तो फतह करना है। एक साहब कह रहे थे कि 7 महीने में होगा, ये टीवी पे 7 महीने में सर? हाँ जी, वो टीवी पे एनालिस्ट बैठते हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, अब क्या नाम दूं। एक और साहब आते हैं, वो लाल टोपी पहनते हैं, वो भी गजवा हिंद कराने चले हुए हैं। और यार इस किरदार का, मैं मौलवी नहीं हूँ लेकिन मेरा दिल करता है कि जो कुछ अब हो रहा है यार, ये तो यूरोप से भी 10 गुना बदतर हैं अखलाकियात। वहाँ तो बड़ी अखलाकियात, आपको पता, मक्खन लेने जाए, डबल रोटी लेने जाए, अंडे लेने जाए, एक्सपायरी डेट लिखी हुई, दुकानदार एक्सपायर्ड माल बेचता ही नहीं, आप आंखें बंद करके चीज़ खरीदो, 6 दिन आप जाते हैं, आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ऑक्सीजन आपको फ्रेश मिलती है। इसीलिए तो वीज़ा 10 से 15 लाख रुपए का, हूरों के अलावा ये भी चीज़ें हैं ना वहाँ पे। तो यंग आदमी बहुत कुछ देखता है जाते वक्त, मेहनत तो उसके ज़हन की पिछली साइड पे होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच साबिर शाह साहब, बड़ी आपसे दिलचस्प गुफ्तगू रही। और आपने बड़ा जो है ना, हम हॉलैंड और पेरिस से शुरू होके हम पाकिस्तान, भारत, दिल्ली, लाहौर और गोल्डन टेम्पल तक पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच। आप जो है वो बड़ा, आपका एक्सपीरियंस और जो नॉलेज है वो बहुत आला है। तो दोबारा भी जो है किसी और सेशन में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। माय प्लेजर आलिया।